हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के जो एंटोमोलॉजी का पोर्शन है उसको देखने वाले हैं, और यह हिंदी वर्जन वाला बुक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीट विज्ञान, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो एनपीवी का उपयोग ज़्यादातर किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो लेप्डोप्टेरा लार्वी के लिए प्रयोग किया जाता है। और मूंगफली में बड निक्रोसिस किसके द्वारा फैलता है? तो थ्रिप्स के द्वारा मूंगफली में बड निक्रोसिस फैलता है। और नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रथम बार दिया था। तो नामकरण की द्विनाम पद्धति पहली बार किसने दिया था? तो सी लीनियस, जिसको कैरोलस लीनियस भी कहते हैं, उन्होंने दिया था 1758 में। और मक्का के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्का के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम है चिलोपार्टेलस। और दीमक नियंत्रण किसके द्वारा होता है, किया जा सकता है? तो दीमक को नियंत्रण करना है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। और कीट में मुख्य उत्सर्जन अंग है, तो कीट में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो मेलपिगियन नलिकाएं हैं। और जुवेनाइल हार्मोन किसके द्वारा होता है, स्रावित होता है? तो कार्पोरा अलाटा, जिसको सीए ग्रंथि भी कहते हैं। और टी ब्रांडिंग किस कीट के नियंत्रण के लिए उपयोगी है? तो टी ब्रांडिंग जो होता है मैंगो मिलीबग के लिए उपयोगी है। और कीट की एक मुख्य विशेषताएं हैं, तो कीट की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इसके पास जो होता है 3 जोड़ी पैर उपस्थित होता है। और मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो मधुमक्खी पालन के लिए जो होता है सबसे उपयुक्त प्रजाति एपिस मेलिफेरा है। और लाख उत्पादन में किस देश का एकाधिकार है? तो लाख उत्पादन में जो होता है भारत का एकाधिकार है। और बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या, तो बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर। और मधुमक्खी की प्रजातियों में सबसे बड़ा आकार है, तो किसका सबसे बड़ा आकार है? एपिस डॉर्सेटा का है। और ब्रोमेलिडियालोन 0.005 एक है, तो क्या है? एकल खुराक एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड है। और कीट नियंत्रण के लिए कौन से बैक्टीरिया का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा सकता है? तो ब्रेसिलस थ्रुंजेंसिस, जिसको बीटी कहते हैं। और घरेलू मक्खी, जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं, रोग फैलाता है तो मनुष्यों में कम से कम जो होता है 65 बीमारियों को संक्रमित करता है, जिसमें टाइफाइड आता है, बुखार आता है, और फिर पेचिस हैजा, पोलियोमाइलाइट्स आता है, एंथ्रेक्स आता है, कुष्ठ आता है, और तपेदिक शामिल है। और सब्जी के लिए सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है? तो सब्जी के लिए सुरक्षित कीटनाशक है मैलाथियान है। और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कीट फेरोमोन कौन सा है? तो मादा सेक्स फेरोमोन है। और कुकुरबिट्स के प्रमुख कीट हैं, तो कुकुरबिट्स का प्रमुख कीट कौन सा है? लाल कद्दू बीटल है। और डायमंड बैक मोथ, जिसको डीबियम भी कहते हैं, एक कीट है। तो क्रूसीफर सब्जी, और विशेष रूप से गोभी का। बॉल गार्ड है, तो बॉल गार्ड क्या? एक ट्रांसजेनिक कपास है, जिसको बीटी कपास भी कहते हैं। और संगरोधन उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त फ्यूमिगेंट है, तो संगरोधन उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त फ्यूमिगेंट कौन सा है? तो मेथाइल ब्रोमाइड है। और कीड़ों में सबसे प्रभावी मोल्टिंग हार्मोन्स है, तो कौन सा है? एक डाइसोन है। और मोल्टिंग हार्मोन्स एक डाइसोन स्रावित होता है, तो प्रोथेरिक्स ग्रंथियों द्वारा होता है। स्थलीय कीटों का प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? तो यूरिक एसिड है। शहद मक्खी, जिसको हनी भी कहते हैं, का नोसेमा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है?
तो नोसेमा एपिस के द्वारा होता है ये। और धान के पौधे में सिल्वर सूट और प्याज का पत्ता जैसे लक्षण किस कीट के कारण होता है? तो राइस गॉल में, जिसको ओरसेलियो ओराइजी भी कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और तरबूज और खरबूजा में बड निक्रोसिस किसके द्वारा होता है? तो एफिड द्वारा होता है। और भंडारण कीट जो अधिक तापमान और सबसे कम आर्द्रता पर जीवित रह सकता है वह है तो खपरा बीटल है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसका साइंटिफिक नेम है। और प्रोटीन जिसको हाइड्रोलाइसेट का उपयोग होता है किसके नियंत्रण के लिए एक आकर्षक रूप में किया जाता है? तो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का उपयोग किसके नियंत्रण और आकर्षण के लिए किया जाता है? तो फल मक्खी के लिए होता है। और अफेलिनस माली किस कीट की रोकथाम में जो है एक सफल पैरासाइटोइड रहा है? तो सेब का ऊनी एफिड, एप्पल वॉली एफिड के लिए। और रोडोलिया कार्डिनलिस को नियंत्रित करने में सफल जो था परभक्षी कीट रहा है? तो रोडोनिलिया कार्डिनलिस में सफल परभक्षी कौन सा रहा नियंत्रित करने में? तो कॉटनी कुशल स्केल, जिसको एनाकार्सिया क्रेसी इसका साइंटिफिक नेम है। और किस कीट का प्रकोप खेत से ही शुरू हो जाता है और भंडारण तक रहता है? तो एग मोइज, ग्रेन मोथ, आलू का कंद मोथ, दालों का बीटल और शकरकंद का बीटल आदि। यदि एक कीट एक विशेष क्षेत्र तक सीमित है और नियमित रूप से उपस्थित रहता है तो इस संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसे एंडेमिक कहते हैं। और ब्रेसिलियस थुनजेंसिस निर्मित विष कीट के पाचन तंत्र के साथ हस्तक्षेप करता है। और बीटी एवं एनपीवी दोनों अंतःग्रहण के बाद कीट के शरीर में जो है किस रूप में कार्य करते हैं? तो उदर विष के रूप में, स्टमक पॉइजन। और जबकि कवक और नेमेटोड ईपीएन किस रूप में कार्य करते हैं? तो संपर्क विष के रूप में। और टिड्डे के चरण सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ऊरो 1921। और डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा 1946 में स्थित है। एपिरिकेनिया मेलानोलेका एक जो ब्रोप्टेरॉन पैरासाइटोइड किसके खिलाफ प्रभावी है? तो गन्ने का पायरिल्ला, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिल्ला पर्पुसिल्ला है। और भारत में कीटों के नियंत्रण के लिए प्रथम कानून बना और विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम 1914 में बना। और धान का तना बोरर, धान मोनोफेगस कीट है, सैक्रिफोफेगा इनक्रेटुलस इसका साइंटिफिक नेम है। और धान में जो था ट्रुंगो वायरल रोग का वाहक जो था ग्रीन लीफ हॉपर है, नेफोटिक्स विरसेस इसका साइंटिफिक नेम है। और धान के ग्रासी स्टेंट रोग का वाहक कीट कौन सा है? ब्राउन प्लांट हॉपर है, जिसको नीला परवा लुगेंस भी कहते हैं। और धान में जो था काले धब्बे के साथ जो था चौफी दाने, धान की गंदी बग जिसको लेप्टोकोरिसा एक्यूटा के कारण होता है। और धान में गंदी बग कौन सी अवस्था पर नुकसान का कारण बनता है? तो दानों में दुधिया अवस्था पर। और गेहूं का गंभीर कीट है तो दीमक है। और गेहूं में तना बोरर सेस्मिया इन्फेरेंस कब हमला करता है? तो रात में करता है। और गेहूं की नर्सरी का जो था विशिष्ट कीट कौन सा है? घुझिया विविल, जिसको टेनीमेकस इंडिकस भी कहते हैं। और धान में जो है टुंडू रोग पर नियंत्रण होता है 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए जो गर्म पानी से उपचारित करना। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो टुंडू रोग से आप धान को बचा सकते हैं। और धान की फसल में हॉपर बर्न के लक्षण बीपीएच, जिसको
नीला पर्वता लुगेंस के कारण होता है। और पौधे में लीफ कर्ल विषाणु रोगों का वाहक है तो सफ़ेद मक्खी है, जिसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टबेकी। और कपास में फ्लेयर स्क्वायर लक्षण निम्न के कारण होता है तो चित्तीदार बॉलवर्म, जिसको एरियास विटेला भी कहते हैं। और कपास में रोसेट फ्लावरिंग का गठन जो होता है किसके आक्रमण से होता है तो पिंक बॉलवर्म, जिसको पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपेला भी कहते हैं। और कपास के डोंडे में डबल बीज का निर्माण किसके आक्रमण से होता है तो डोंडे का गुलाबी लट्ट, जिसको पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपेला की वजह से होता है। और कपास के डोंडों पर होता है बड़े गोलाकार छिद्र और उन पर लटों की बीट से बंद पाया जाना, इसके लक्षण है अमेरिकन बॉलवर्म हेलियोवार्पा आर्मिजेरा का। और शहद मधुमक्खी के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है? एंडोसल्फान है, हालांकि 2013 में यह बैन हो गया है। और कीट की आबादी को नीचे रखना चाहिए तो ETL से, जिसका पूरा नाम है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक थ्रेशोल्ड स्तर से। और हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक अनुप्रयोग का उपयुक्त समय है ETL। और कीट जो पौधे के सभी भागों पर हमला करते हैं वह है तो दीमक है। और सफ़ेद लट जो होता है किस पर अंडे देना पसंद करते हैं तो सैंडी या रेतीली दोमट मिट्टी पर। और कीट जिसे अंतर्राष्ट्रीय कीट का दर्जा प्राप्त है तो डेजर्ट टिड्डा सिस्टोसर्का ग्रेगेसिया इसका साइंटिफिक नेम है। और हाल ही में बॉलवर्म के नियंत्रण की श्रेष्ठ विधि है तो बीटी कपास या ट्रांसजेनिक होता है पौधों को लगाना। और दीमक द्वारा प्रति अंडे की संख्या दी जाती है 80,000 अंडे प्रतिदिन या 1 अंडा पर सेकेंड, इसलिए दीमक को होता है एग लेयरिंग मशीन भी कहा जाता है। और कीट पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी उनके पास शरीर के तापमान को होता है विनियमित करने के लिए कोई सटीक तंत्र नहीं है, इसलिए इसे होता है ठंडे रक्त वाले जीव भी कहा जाता है। किसी प्रजाति के जीवन इतिहास में शारीरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा को एक ऊष्मा स्थिरांक माना जाता है। जैविक एजेंट द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण जो होता है पैरा बायोलॉजिकल नियंत्रण के रूप में किया जाता है। और वेस्टर्न अंतर्राष्ट्रीय जो होता है जैविक नियंत्रण संस्थान कहाँ पर है? वेस्ट इंडीज़ में है। 1927 में यह स्थापित किया गया था। और नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नई दिल्ली में है। 1988 में इसको स्थापित किया गया था। और जैविक नियंत्रण का परियोजना निर्देशालय बंगलौर में है। 1993 में सन 2009 में जो था इसका नाम बदला गया था और इसे जो था राष्ट्रीय कृषि कीट स्रोत ब्यूरो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBAIR किया गया था। IOBC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल जूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। और क्रिप्टोबायोसिस, तो क्रिप्टोबायोसिस क्या है कि एक ऐसी घटना जब कीट प्रतिकूल जलवायु की स्थिति के कारण सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है और कोई चयापचय गतिविधियां यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिविटी नहीं दिखाई देता है तो उसे कहते हैं। और लिम्नेटिक जोन, तो प्रभावी प्रकाश जो किसी जल स्रोत की गहराई तक गमन करे उसे लिम्नेटिक जोन कहते हैं। और वैक्स मोथ, जिसको गैलेरिया मेलोनेला कहते हैं, एपीकल्चर की सबसे गंभीर कीट है। और क्यूबिकुला श्रमिक मधुमक्खी के पिछली जोड़ी टांगों में टिबिया पर होता है बास्केट जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कार्बिकुला या पॉलन बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। अब एंटोमोलॉजी,
तो एंटोमोलॉजी शब्द जो होता है ग्रीक शब्द से लिया गया है। एंटोमोन का अर्थ होता है कीट और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। और कीट आकारिकी या आकृति, तो परिभाषा में क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जो कीट की संरचना और कार्य का अध्ययन से संबंधित है, कीट आकृति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। और कीट के शरीर की दीवार, तो बॉडी वॉल, तो यह काइटिन से बना हुआ कीट के शरीर का बाह्य कंकाल है और यह कीट का सबसे बाहरी आवरण होता है। और इसकी जो है सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि यह जो है एस्कोस्केलेटन के रूप में काम करता है, क्योंकि यह मांसपेशियों के लगाव के लिए फ्रेम का काम करता है। और कीट जो है शरीर की बाहरी सतह से जल के नुकसान को बचाने में सहायक होता है। अब कीट के शरीर की दीवार की संरचना, तो यह 3 परतों में जो विभाजित होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल यह कीट की जो सबसे बाहरी परत होती है। यह काइटिन जिसमें 25 से 60% और प्रोटीन जो है 25 से 40% से बना होता है। आकोशिकीय निर्जीव परत है यह और हाइपोडर्मिस द्वारा स्रावित होता है। क्यूटिकल आगे जो है एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल में विभाजित होता है। और एपीक्यूटिकल जो है गैर काइटिन प्रोटीन परत से बना होता है और प्रोक्यूटिकल में काइटिन और प्रोटीन दोनों परत होती है। और यह नाइट्रोजन युक्त जो होता है पॉलीसेक्राइड, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और जिसमें एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और ग्लूकोसेमाइन अवशेषों की कई श्रृंखला होती है। अब आर्थ्रोपोडिन, कीट के मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन को आर्थ्रोपोडिन के रूप में जाना जाता है। यह अनियोजित प्रोटीन और जो पानी में घुलनशील है। और स्क्लेरोटीन की बात करते हैं, यह सख्त यह टेंस प्रोटीन है जो पानी में अघुलनशील होता है। रेजिलिन की बात करते हैं, यह पंखों के स्क्लेराइड्स के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार और इलास्टिक प्रोटीन है। अब एपिडर्मिस, या जिसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, यह छल्ली जिसको क्यूटिकल के नीचे कीटों की देहगुहा की दूसरी परत है। यह देहगुहा की एक कोशिकीय सक्रिय परत है। और एपिडर्मिस का मुख्य कार्य होता है क्यूटिकल का स्राव करना है। अब तीसरा था बेसमेंट झिल्ली, यह कीटों के पूर्णावतार का गैर कोशिकीय परत है जिसमें मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। अब आता है विमोचन, जिसको मोल्टिंग कहते हैं। पुराने क्यूटिकल का शरीर के खोल से उतारना जो है मोल्टिंग कहलाता है और यह कीट के विकास के लिए आवश्यक है। यह ओपोलिसिस और इक्विसिस 2 प्रकार से पूर्ण होती है। ओपोलिसिस में क्या होता है कि यह अंतर्निहित एपिडर्मल कोशिकाओं से पुराने क्यूटिकल को जो है अलग करने की प्रारंभिक अवस्था होती है। और इक्विडिसिस की बात करते हैं, पुरानी बची हुई क्यूटिकल की पृथक्करण की अंतिम अवस्था होती है। अब लार्वा के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ लार्वी में कौन सा आता है, तो इसमें निम्फ आता है जिसमें बग, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स और जसीड क्रम हेमिप्टेरा की अपरिपक्व अवस्थाएं और टिड्डों की जो अपरिपक्व अवस्थाएं टिड्डियाँ ऑर्डर जो था आर्थोप्टेरा निम्फ के रूप में जानी जाती हैं। अब कैटरपिलर, तितलियों, पतंगों, बॉलवर्म, बोरस, ल्यूपर्स और सेमी लोपर्स, जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के लार्वा को जो है कैटरपिलर के रूप में जाना जाता है। अब ग्रब, बीटल वीविल ऑर्डर जो है कोलियोप्टेरा और मधुमक्खी के तताया और प्रोकोनिड्स के लार्वा ऑर्डर जो है हाइमेनोप्टेरा को ग्रब्स के रूप में जाना जाता है। मैगट क्या होता है, मिजेस व घरेलू मक्खियों का लार्वा जो कि गण डिप्टेरा मैगट्स के रूप में जाना जाता है, जो बिना टांगों के होता है। अब कीटों की जो है एंटीनी, जिसको श्रृंगिकाएँ भी कहते हैं। अधिकांश कीटों में एंटीना की एकल जोड़ी मौजूद होती है और एंटीना के 3 भाग होते हैं,
स्केप होता है जिसको बेसल भाग कहते हैं, पेडिकल होता है और फ्लैगेला होता है। एंटीना का प्रमुख कार्य जो होता है यह गंध स्वाद के अंग के रूप में कार्य करते हैं। और कुछ कीटों में सुनवाई होता है अंग जिसमें जोन्स अंग होता है नरमक्षण में, और ध्वनि उत्पादक अंग होता है कोरोडोंटल यानी कि मोल क्रिकेट्स, और एंटीना के दूसरे खंड में पाए जाते हैं। कीट के एंटीना के प्रकार, तो इसमें पहला है समुच्चय प्रकार जिसको सेटेशियस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आधार से शीर्ष तक प्रत्येक खंड जो होता है एक बिंदु में छोटा और पतला होता जाता है। और उदाहरण के लिए इसमें तिलचट्टा आता है और लीफापर आता है। दूसरा आता है इसमें फिलीफॉर्म प्रकार का, यह धागा सदृश एंटीना होता है जिसमें सभी खंड जो होता है मोटाई में जो होता है समान होते हैं, और यह ग्रास हॉपर में होता है और टिड्डी में पाया जाता है। और तीसरा आता है मोनली फॉर्म प्रकार का, सभी खंड आकार में गोलाकार होते हैं और जोड़ों के बीच होता है एक प्रमुख निर्माण होता है। इसमें कौन सा था, तो इसमें दीमक आता है। और आरीनुमा जिसको सेरेरेट प्रकार का कहते हैं। और इस प्रकार के एंटीना के प्रत्येक सेगमेंट के किनारे जो होता है आरी के दांतों की तरह जो होता है दिखाई देते हैं। और इसमें मादा पल्स आता है, मादा पल्स बीटल आता है। और पांचवा आता है कंघाकार जिसको पैक्टिनेट प्रकार का कहते हैं, जिसमें एंटीना का प्रत्येक सेगमेंट जो होता है एक ही दिशा में, मतलब एक ही ओर जो होता है और लंबी जो होता है कंघी धारण करता है। आरा मक्खी इसके अंतर्गत आती है। और बाईपैक्टिनेट, इसमें एंटीना के प्रत्येक खंड दोनों तरफ जो होता है कंघाकार लंबे प्रक्षेपण की तरह होता है, मतलब लंबा लंबा होता है कंघाकार में, जिस प्रकार कंघी के आकार का होता है। इसमें दोनों तरफ पाए जाते हैं दांते। और सिल्क वर्म मौत इसके अंतर्गत आता है। और सातवां आता है पालमोज, तो प्रत्येक खंड के जोड़े से जो है बाल का झुरमुट निकलता है जो देखने में प्ल्यूम जैसा लगता है। उदाहरण के तौर पे नर मच्छर आता है। और आठवां आता है वोरलेड प्रकार का आता है, प्रत्येक खंड के जोड़े से जो है ब्रिस्टलेस का जैसा जो होता है बालों का गुच्छा निकलता है। और मैंगो मिलीबग इसके अंतर्गत आता है। और नौवां तक क्लेवेट प्रकार का आता है, एंटीना का अंतिम खंड जो होता है क्लब के आकार का संरचना बनाता है। इसमें तितलियां आती हैं और ब्लिस्टर ब्लिटर आता है। और 10वां है कैपिटेट प्रकार का, एंटीना का टर्मिनल सेगमेंट एक लंबी घुंडी या टोपी जैसा बनता है और इसमें खपरा बीटल आता है। और 11वां है जेनिकुलेट प्रकार का आता है, पहला खंड लंबा होता है एवं शीर्ष खंड जो होते हैं छोटे होते हैं। इसमें मधुमक्खियाँ आती हैं, चींटी आती है, ततैया आती है। और 12वां एसीस्टेट प्रकार का होता है और पहला खंड जो होता है दूसरे की तुलना में छोटा होता है और चौड़ा होता है, जबकि फ्लैगेलम जो होता है अधिक लंबा होता है और घरेलू मक्खी इसमें आती हैं। और 13वां था स्टाइलेट प्रकार का, अंतिम खंड जो होता है ब्रिस्टले जैसी आकृति का होता है और इसमें हॉर्स फ्लाई आता है। अब कीटों के मुख के भाग के प्रकार, तो इसमें पहला है काटने और चबाने वाले प्रकार के विशिष्ट प्रकार के, मतलब क्या होता है ये विशिष्ट प्रकार के मुंह के भाग होते हैं। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग में कौन सा आता है, तो इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो लैब्रम होता है ऊपरी ओर जिसे कहते हैं, मैंडिबल्स होता है एक जोड़ी जबड़े होते हैं, मैक्सिला होता है इसके भाग कार्डो स्टाइप्स गैलिया लेसिनिया और मैक्सिलरी पल्पी है। और लैबियम होता है निचला ओट और उपभाग होता है मेंटम और प्रीमेंटम में विभाजित होता है। और हाइपोफरीनेक्स होता है और जीभ की तरह गठित सेलिवेरियम। और एपिफिनरीनेक्स होता है स्वाद की गांठें जो है स्थित होती हैं। और ये मुखांग जो होता है
टेरा, आइसोप्टेरा और कोलियोप्टेरा की सदस्यों में पाया जाता है तथा ग्रासहॉपर, टिड्डे, क्रिकेट, दीमक, बीटल और लार्वा लेपिडोप्टेरा थोड़े रूपांतरित होते हैं। अब चुभाने और चूसने वाले आते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक बग प्रकार के होते हैं, दूसरा मच्छर वाले प्रकार के होते हैं। तो बग प्रकार में क्या होता है, ये पौधे की कोशिकाओं का रस चूसते हैं और इसमें जो होता है 4 सुइयां यानी कि स्टाइलेट्स और 2 मैक्सिला और 2 मैंडिबल्स जो होता है पाए जाते हैं। और खाद्य चैनल का जो होता है निर्माण लेब्रम एपिके नेक्स के द्वारा हाइपोफोरिक नेक्स की मदद से किया जाता है। और बग, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाइज और लीफ हॉपर हेमिप्टेरा गण के सदस्यों में होता है, सदस्य हैं ये। और मच्छर प्रकार वाले में क्या होता है, ये जानवरों से जो है खून चूसते हैं और इनमें 6 सुइयां पाई जाती हैं कि और अतिरिक्त 2 सुइयां लेब्रम एपिफेरिनेक्स और हाइपोपोरिनेक्स होती हैं। और इसमें जो होता है मादा मच्छर और पिस्सू, जिसको फ्लीस भी कहते हैं, पाए जाते हैं। अब स्पंजी प्रकार का मैंडिबल्स इसमें अनुपस्थित होता है। लेबियम सूंडानुमा 3 भागों में रोस्ट्रम, हास्टेलम और लेबलम में विभक्त होता है। और खाद्य नाल जो होता है स्यूडोट्रैची बनाती है और इसमें हाउस फ्लाई आता है। और चौथा साइफोनिंग प्रकार का। साइफोनिंग टाइप में क्या होता है कि मैक्सिला जो होता है गैली के रूप में संशोधित होता है और लेब्रम और मैंडिबल्स दोनों अल्प विकसित होते हैं। इसमें तितली और पतंगे आते हैं। और पांचवा आता है चबाने और लैपिंग प्रकार का। इसमें मधुमक्खी और ततैया के वयस्क आते हैं। और छठवां में जो क्या आता है चीरना और चूसने प्रकार का। तो केवल 3 सुइयां मौजूद होती हैं, 2 मैक्सिला होती हैं और एक बाएं जो होता है मैंडिबल्स जो कि जबड़ा होता है। और इसमें जो होता है थ्रिप्स आती हैं, विषम मुंह वाले कीट होते हैं, एसिमेट्रिक विषम एसिमेट्रिक मुंह वाले कीट होते हैं। अब कीट के पैर, इंसेक्ट लेग। तो वक्ष जो होता है कीटों के वक्ष भाग में जो होता है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और ये 5 भागों में विभाजित होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकैनर, फीमल, टिबिया, टार्सस। और कीटों के पैरों का रूपांतरण तो एबिलेट्रियल, जिनका उद्देश्य क्या होता है वॉकिंग यानी कि चलने वाले होते हैं। उदाहरण इसमें कौन से हैं, तो कॉकरोच के पैर। और साल्टोरियल जो कि जंपिंग और कूदने वाले होते हैं। और टिड्डे के पिछले पाद इसमें उदाहरण है। और स्कैनसोरियल जो कि किलिंग, तो यह चिपकने वाले होते हैं, किलिंगिंग मतलब यह चिपकने वाले होते हैं। और हेड जू आते हैं। और क्रसोरियल जो कि रनिंग यानी कि दौड़ने वाले होते हैं, इसमें चींटियों और ततैया में पाया जाता है। और स्ट्राइडुलेट्रियल जो कि साउंड प्रोडक्शन यानी कि आवाज़ पैदा करने वाले होते हैं और इसमें क्रिकेट्स आते हैं उदाहरण के तौर पे। और छठवां आता है फोजिरियल आते हैं जो कि खोदने वाले होते हैं, इसमें मोल क्रिकेट्स के अग्र पैर आते हैं। और सातवां नेटाटोरियल आता है जो कि तैराकी वाले आते हैं, इसमें पानी के बग के पश्चपाद होते हैं जिसको डायसियस भी कहते हैं। आठवां आता है रेप्टोरियल आते हैं जो कि पेइंग यानी कि शिकार करने वाले होते हैं, इसमें मांटिस के पैर आते हैं। और नौवां आता है फोराजियल जो कि परागकण जो होता है संग्रह करने वाले होते हैं, मधुमक्खी के पिछले पैर होते हैं। अब कीट शरीर क्रिया विज्ञान, इंसेक्ट फिजियोलॉजी जो होता है, इसमें कीटों के अंग जो होता है प्रणालियों की शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन शामिल है। और कीट शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कौन है, वी.बी. बिगलवर्थ हैं। और पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी वी.बी. बिगलवर्थ ने लिखा है कि इन्होंने किसिंग बग
रोडिनियस प्रोलिक्स पर काम किया। अब कीटों का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उनमें आहार नली, तो आहार नली को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। यह संरचना में एक सरल खोखली नली है जो बक्कल गुहा यानी कि मुखांग से लेकर जो होता है गुदा यानी कि एनस तक फैली होती है। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला फोरगेट, तो जिसको अग्रांत भी कहते हैं, यह आहार नली का अग्रभाग है और एवं उत्पत्ति में जो है एंडोडर्म से बना है। यह भोजन के अंतःग्रहण और भंडारण का प्राथमिक अंग है और इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें ग्रसनी आता है। यह खंड जो होता है मुंह और घुटकी के बीच का क्षेत्र होता है और यह तरल फीडरो कीटों में अच्छी तरह से जो होता है विकसित और चूसने वाला पंप होता है। और घुटकी ओसोफेगस, यह ग्रसनी के बाद जो था अग्रांत की अनिर्धारित ट्यूब का दूसरा भाग है और ग्रसनी से जो है भोजन प्राप्त करने और कॉर्प के पास करने का कार्य करता है। और कॉर्प यह बैग की तरह संरचना है एवं भोजन के भंडारण के रूप में कार्य करता है। और मधुमक्खियों में कॉर्प को शहद पेट यानी कि हनी स्टमक के रूप में जाना जाता है, जहां शहद का निर्माण होता है। इसके बाद आता है गीजार्ड, जिसको प्रोवेंटिकुलस भी कहते हैं। यह अग्रांत का पिछला हिस्सा है जो मध्य आंत में शामिल हो गया है और भोजन को पीसने के रूप में एवं मध्य आंत को पास करने का कार्य है इसका। और इसके बाद आता है मध्यांत्र या पेट आता है, जिसे मिडगट कहते हैं। यह मूल में एंडोडर्म से बनी है। यह एंजाइमों को स्रावित करने, भोजन का पाचन और भोजन के अवशेषण से संबंधित है। जार्ड के अंतिम भाग से पश्च आंत, इसको मैल्पीगियन नलिकाएं के पूर्व भाग तक फैली होती है और मध्य आंत में एंटीमा यानी कि क्यूटिकल लाइन अनुपस्थित होती है और इस भाग में भोजन के खुदरे अति सूक्ष्म कणों से जुटा ठोस फीडर, जिसको सॉलिड फीडर कहते हैं, कीटों के में जुटा है मध्य आंत की उपकला की रक्षा के लिए पेरिट्रोफिक झिल्ली बनाते हैं। सेकंड आता है पश्चांत्र, प्रेक्टोडियम, उत्पत्ति के एक्टोडर्मल है और मध्य आंत के पीछे छोर से गुदा तक फैली हुई है और यह 3 क्षेत्रों में विभक्त है, मतलब बटी हुई है, जिसमें गुदा के पास इलियम, कोलन और पीछे का भाग होता है मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं। और पेरिटोफ्रिक्स झिल्ली, अग्रांत एवं पश्चांत्र की उपकला परत जुता है एक्टोडर्म से बनी होने के कारण इसमें क्यूटिकल लाइनिंग उपस्थित होता है और जबकि मध्य आंत मूल रूप में एंडोडर्मल उत्पत्ति होने से जुता है, इसमें क्यूटिकल लाइनिंग नहीं होती है और किसी न किसी खाद्य कणों के घर्षण से बचाने के लिए एक पतली झिल्ली का निर्माण होता है जो पेरिट्रोफिक झिल्ली कहलाती है। यह ठोस फीडर में मौजूद यानी कि सॉलिड फीडर, जिसमें बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, उसमें जो है मौजूद है, यानी लेप्डोप्टेरा के लार्वा और आर्थोप्टेरा के ग्रास हॉपर और कोलियोप्टेरा कीटों के जो है वयस्क में उपस्थित रहता है। और पेरिट्रोफिक्स जो है झिल्ली द्रव्य फीडरों यानी कि लिक्विड फीडर्स कीटों यानी रस चूसने वाले जो है कीड़ों जैसे एफिड, थ्रिप्स, बग, सफ़ेद मक्खी आदि में अनुपस्थित है। और रस चूसने वाले कीटों जैसे एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, बग हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया आदि में जो है आहार नाल के अग्र आंत एवं मध्य आंत के बीच फिल्टर चैम्बर पाया जाता है, जो कीटों के खून को अत्यधिक रस चूसने के कारण जो है पतला नहीं होने देते हैं। इसके बाद आता है फिल्टर चैम्बर आता है। द्रव्य फीडर अधिकांश होमोप्टेरॉन
कीटों जैसे एफिड हो गया, जैसिड हो गया, सफ़ेद मक्खी मेजुता आहार नाल के असामान्य रूपांतरण के कारण एक अंग को जुता फिल्टर चैम्बर के रूप में विकसित किया जाता है, जो हेमोलिम्फ को पतला होने से रोकने के लिए अतिरिक्त जल और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को आहार नाल से बाहर निकालता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।